हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। तो हमने अकाउंट्स में क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर पढ़ लिया था, है ना। आई होप आपको याद होगा क्योंकि एक दिन का गैप आ गया है। और पीवाईक्यूज बनाया कि नहीं, क्योंकि पीवाईक्यूज बना के ये तो पता लग गया होगा कि हम जिन जिन सब्जेक्ट्स के भी पीवाईक्यूज थे उसमें हम किस लेवल पर स्टैंड करते हैं, और अब आपकी तैयारी उसी हिसाब से होनी चाहिए, है ना। तो चलिए आज शुरू करने वाले हैं हम अकाउंट्स के बचे हुए पार्ट्स। मैंने आपको कहा था कि 10 लेक्चर्स और लगेंगे, है ना, और हर टॉपिक को हम बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो वी हैव टॉक्ड अबाउट द प्रेफरेंस शेयर्स और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें एक टाइप हमने पढ़ा था, दैट इज क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव। आज हम पढ़ने वाले हैं पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग और फिर उसके जो अदर टाइप्स हैं वो, ठीक है। तो चलो मैं एक टेबल बना लेती हूं, है ना। और यहां पे मैं लिखती हूं पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। और बेटा नोट्स जो है वो मतलब ऐसे तो मैं भी दूंगी ही, लेकिन रिकमेंडेड ये है कि आप अपने हाथ से बनाएं, ताकि क्या है कि जब आप हाथ से नोट्स बनाते हैं ना तो कहीं ना कहीं वो चीज आपको ज्यादा समझ में आती है। तो इतना भी मुश्किल नहीं है, मैं भी तो बोलते बोलते लिख ही रही हूँ, आप भी फटाफट से लिख सकते हो अपनी कॉपी पेन खोल करके, ठीक है। तो कोशिश करिए कि हाथ से बनाइए, जो लोग नहीं बना सकते फिर उनके लिए तो हम नोट्स प्रोवाइड करेंगे ही, ठीक है। चलिए, तो हमारे पास यहाँ पे दो तरह के शेयर्स हैं। फर्स्ट इज योर पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर और दूसरा है नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि क्या है, क्या भला है ये, जाने जरा। तो कहा जा रहा है कि पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर का मतलब होता है कि आपको क्या है, पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जा रहा है, लेकिन किस चीज में, फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन में नहीं। आपको कहा जा रहा है कि अगर कंपनी, देखो पहले बात तो प्रेफरेंस शेयर का मतलब ही यही था कि एक फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड आपको मिलेगा, यानी कि कंपनी को घाटा हो, फायदा हो, कुछ भी हो, लेकिन आपको क्या मिलने वाला है, एक फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड, है ना। लेकिन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर में थोड़ा सा डिफरेंट है। उसमें कहा जा रहा है कि अगर कोई सरप्लस होता है, अगर कोई प्रॉफिट होता है, तो उसमें आपको पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। यानी कि अगर ज्यादा पैसे कंपनी के पास आ गए, मान लेते हैं कि आपका डिविडेंड बनना था 100 रुपए, लेकिन कंपनी को प्रॉफिट इतना ज्यादा हो गया कि 1000 रुपए के लायक है आप, मतलब आपका 1000 रुपए बनना चाहिए था, लेकिन क्योंकि आपने प्रेफरेंस शेयर ले रखा है तो आपको 100 ही रुपए मिले। तो अगर आपके पास पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर है तो फिर आपके पास राइट है, राइट है किस चीज का, राइट है, राइट टू पार्टिसिपेट, पार्टिसिपेट करने का राइट है बेटा, किस चीज में, इन सरप्लस, सरप्लस में पार्टिसिपेट करने का राइट आपको है। लेकिन नॉन पार्टिसिपेटिंग में ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड है। भले कंपनी अरबों कमा ले, लेकिन आपको 100 रुपए मिलने तो 100 ही रुपए मिलेंगे, ठीक है। तो फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड यहाँ पर है अगर आप नॉन पार्टिसिपेटिंग शेयर्स हैं आपके, ठीक है। उसके बाद क्या कहा जाता, उसके बाद दूसरा क्या है, देखो इनको ये वाले जो है पार्टिसिपेटिंग है, इनको फिक्स्ड भी मिलेगा, फिक्स्ड भी मिलेगा, और उसके साथ साथ अगर सरप्लस होता है तो सरप्लस ही मिलेगा। मतलब कितना बढ़िया, एकदम बिल्कुल मजे मजे हैं कि लॉस भी हो रहा है तो फिक्स रेट तो मिलेगा ही मिलेगा, और अगर प्रॉफिट हो रहा है तो फिर उनको और ज्यादा पैसे मिलेंगे। तो दैट इज योर पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। बट नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर में ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे नो एडिशनल राइट्स है, नो एडिशनल राइट्स इन प्रॉफिट और सरप्लस। प्रॉफिट या सरप्लस में कोई भी एडिशनल राइट यहां पर नहीं है, ठीक है। उसके बाद और क्या कहा गया है कि ऑन वाइंडिंग अप, जब वाइंडिंग अप होगी बेटा तो इनको क्या है कि सरप्लस का एक प्री डिटरमिन्ड पोर्शन भी मिलेगा, ठीक है। जब कंपनी बंद होगी तो इनके पास ये भी फायदा है, इनके पास है राइट टू रिसीव, राइट टू रिसीव अ प्री डिटरमिन्ड proportion of surplus। तो प्री डिटरमिन्ड पोर्शन ऑफ सरप्लस का भी इनके पास राइट रहता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर और नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। बेसिक डिफरेंस समझ में आया। बेसिक डिफरेंस ये है बेटा यहाँ पर कि भाई एक तो है कि जो एकदम सेफ खेल रहा है, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर का मतलब ही है कि आप एकदम सेफ गेम खेल रहे हैं, लेकिन सेफ में भी अगर आपके पास सरप्लस है, अगर कंपनी जो है वो अगर फायदे में जा रही है तो आपको पैसे देगी, दैट इज योर पार्टिसिपेटिंग। और नॉन पार्टिसिपेटिंग क्या कह रहा है कि भाई कोई एडिशनल राइट नहीं रहेगा, आपको जो मिलना है बस वही मिलेगा, दैट इज योर नॉन पार्टिसिपेटिंग। समझ में आ गई बात, कोई प्रॉब्लम है यहां तक? आई होप कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए आते हैं अगला। अगला है हमारा रिडीमेबल एंड नॉन रिडीमेबल। अगला है रिडीमेबल और नॉन रिडीमेबल, रिडीमेबल जो आपका
ये प्रेफरेंस शेयर्स है, ठीक है। चलिए इसके बारे में जानते हैं। अभी हमने पढ़ा था कि भाई ये नॉन रिडीमेबल होते हैं, क्या होता है ये। तो कहा जा रहा है यहाँ पे रिडीमेबल का मतलब होता है कि भाई मतलब मान लेते कोई कंपनी है, उसने की 100 रुपए के मतलब 100 नहीं 1000 रुपए लिया शेयर के बेसिस पे, ठीक है, शेयर पे। तो उन्होंने कहा कि कुछ टाइम बाद जब हम ये शेयर जब हम मतलब ले रहे हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद हम इसको आपको पैसे रिटर्न कर देंगे, ठीक है। दैट इज योर रिडीमेबल, यानी रिडीम हो जाएगा। देख तो कोई भी वाउचर मिलता है, कूपन मिलता है, तो वो क्या करते हैं, हम जा करके कुछ टाइम में रिडीम करा लेते हैं, है ना। तो यही चीज कह रहा है कि इशू जो शेयर जो है वो इशू तो हुए हैं, लेकिन एक कंडीशन पे हुए हैं, क्या, कि कंपनी विल रीपे आफ्टर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। एक फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम के बाद कंपनी इसको क्या कर देगी, रीपे कर देगी। इस कंडीशन पे अगर इशू हुए हैं शेयर्स तो उसको हम कहेंगे रिडीमेबल, ठीक है। और ये इसमें कौन सा सेक्शन लगता है, तो सेक्शन 55 लगता है बेटा, किसका, कंपनीज एक्ट का, ठीक है। इसमें याद रखिएगा शेयर वगैरह सब में कंपनीज एक्ट बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सेक्शन 55 ऑफ द कंपनीज एक्ट लगता है। चलिए नॉन रिडीमेबल में जानते हैं, नाम से ही समझ में आ रहा है कि नो अरेंजमेंट ऑफ रिडम्पशन, यानी कि कोई ऐसा प्रॉमिस नहीं किया गया है कि भाई आपको हम कुछ टाइम में पैसे वापस कर देंगे, ये वाइंडिंग अप पे ही होगा, ठीक है। क्योंकि जनरली यही होता है कि वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी पे आपको पैसे सारे मिलते हैं, डिविडेंड मिलता रहता है, पर पैसे जो है वो बाद में ही मिलते हैं। तो नो अरेंजमेंट ऑफ रिडम्पशन, रिडेम्पशन का कोई भी अरेंजमेंट नहीं है, ठीक है। अब क्या है, क्या कह रहा है कि कोई भी कंपनी, नो कंपनी, देखिए कोई भी कंपनी जो है वो शैल इशू, कोई भी कंपनी है जो वो इररिडीमेबल शेयर्स, ठीक है, कोई भी इररिडीमेबल शेयर्स या फिर रिडीमेबल शेयर्स, मतलब एक सेकंड रुक जाओ, ये आज पेन को पता नहीं क्या हो गया। हाँ, रिडीमेबल शेयर्स जो है, तो कोई भी कंपनी जो है वो इररिडीमेबल शेयर्स को इशू नहीं करेगी, और ऐसे रिडीमेबल शेयर्स जो कि 20 साल के बाद, आफ्टर 20 इयर्स, 20 साल के बाद वाले हैं, उसको भी ये इशू नहीं करेगी, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा, ये आपका सेक्शन 55 ऑफ द कंपनीज एक्ट कहता है कि कोई भी कंपनी जो है वो इररिडीमेबल शेयर्स जो है वो इशू नहीं करती है, और ऐसे शेयर जो 20 साल बाद रिडीम होने वाले हैं उसको भी इशू नहीं करती, यानी कि मैक्सिमम क्या कर सकती है, 20 साल तक का वो कर सकती है, ठीक है। लेकिन कुछ केसेस में विद परमिशन वो कर सकती हैं, ठीक है। जनरली नहीं करती हैं, पर विद परमिशन वो ऐसा कर सकती हैं। समझ में आ गई बात। तो बेटा बस आपको डेफिनेशंस याद रखने हैं, ठीक है, मतलब आपको पता होना चाहिए कि रिडीमेबल इररिडीमेबल क्या होता है, दैट्स इट। इसके अलावा आपसे एग्जाम में कुछ भी नहीं पूछेगा, ठीक है। चलिए इसके अलावा, इसके बाद हम आते हैं अगले टाइप में, जो है कि कन्वर्टिबल एंड नॉन कन्वर्टिबल। भैया ये क्या है, चलो जानते हैं क्या है कन्वर्टिबल एंड नॉन कन्वर्टिबल शेयर्स, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि ऐसे शेयर्स जो कि कन्वर्ट हो जाए, जो कि क्या हो जाए, कन्वर्ट हो जाए इक्विटी शेयर्स में, कन्वर्ट टू इक्विटी शेयर्स, कुछ टाइम बाद जो प्रेफरेंस शेयर्स इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाए उसको हम बोलते हैं कन्वर्टिबल। और जो शेयर्स नहीं, नो राइट टू कन्वर्ट, जिस शेयर्स के पास कोई राइट ही नहीं है कि वो कन्वर्ट हो सके, यानी कि उनको कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, उसको हम बोलते हैं नॉन कन्वर्टिबल। तो हमने क्या क्या पढ़ा बेटा, व्हाट हैव वी स्टडीड, हमने पढ़ा सबसे पहले तो क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव, है ना, जो हमने पिछले सेशन में ही पढ़ लिया था। दूसरा हमने पढ़ा पार्टिसिपेटिंग नॉन पार्टिसिपेटिंग, तीसरा हमने पढ़ा रिडीमेबल नॉन रिडीमेबल, और चौथा हमने पढ़ा कन्वर्टिबल नॉन कन्वर्टिबल, ठीक है। अब एक जनरल प्रेफरेंस शेयर अगर इशू होता है, ठीक है, अगर एक जनरल प्रेफरेंस शेयर आपका इशू होता है तो वो कैसा होगा, अगर उसमें लिखा नहीं है तो क्या माना जाएगा, वो माना जाएगा कि क्यूमुलेटिव है, यानी कि उसका जो पैसा है वो कैसा हो रहा है, ऐड होता जा रहा है ना, जो भी मतलब फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड है और वो अगले साल फिर अगर नहीं पे हुआ तो ऐड हो जाएगा। उसके बाद नॉन पार्टिसिपेटिंग है, यानी कि कोई भी प्रॉफिट का हिस्सा आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। नॉन कन्वर्टिबल है, यानी कि वो क्या है, कन्वर्ट नहीं हो सकता है, और रिडीमेबल है, मतलब कि अगर कुछ एक्स्ट्रा क्लॉज नहीं लिखा है तो ये चार चीजें हैं, ये मान लिया जाएगा किसी प्रेफरेंस शेयर में, ठीक है। क्योंकि कहते हैं ना कि अब कोई आके कोर्ट में चला गया, बोले नहीं भाई मेरा तो क्या था, पार्टिसिपेटिंग था, ठीक है, तो अब पार्टिसिपेटिंग था तो कैसे पता चलेगा, बोले लिखा ही नहीं है कहीं पे, तो अगर नहीं लिखा है तो बाय डिफॉल्ट ये मान लिया जाएगा कि ये सारी चीजें हैं।
और अगर स्पेसिफिकली कोई क्लॉज मेंशन है तो फिर हो सकता है कि लिखा हुआ है कि भाई दिस इज अ पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर या फिर दिस इज अ नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, तो अगर वो लिखा हुआ है तो ठीक है, नहीं तो बाय डिफॉल्ट प्रेफरेंस शेयर के ये क्वालिटीज होते हैं। ठीक है, ये आपके एमसीक्यू पर्पस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए, यहां तक कोई प्रॉब्लम है बेटा? अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज फीडबैक सेक्शन में पूछ लो। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपको सारे रिस्पॉन्सेज जो है वो फीडबैक सेक्शन में दूं। ठीक है, चलिए आते हैं अगले पार्ट में। अगला पार्ट है बेटा हमारा इक्विटी शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर समझ में आ गया, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर समझ में आ गया। अब हम आते हैं बेटा इक्विटी शेयर्स में। क्या है इक्विटी शेयर्स? चलिए, तो प्रेफरेंस शेयर क्या होता है कि मतलब जिसमें आपको कोई बाय डिफॉल्ट राइट नहीं होता है प्रॉफिट में, बल्कि आपको एक फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड जो है वो हर महीने मिलता रहता है। ठीक है, और इक्विटी शेयर्स क्या है? इक्विटी शेयर्स वैसे शेयर्स दैट आर नॉट प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, शेयर्स विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर, यानी कि जो भी हमने प्रेफरेंस शेयर में पढ़ा, जो भी राइट्स पढ़े, वो सारे राइट अगर नहीं मिलने वाले हैं तो फिर वो जो शेयर हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा? इक्विटी शेयर हो जाएगा। यानी कि इनको क्या नहीं मिलेगा? इनको नहीं मिलेगा प्रेफरेंशियल राइट। क्या नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा प्रेफरेंशियल राइट इन मैटर ऑफ पेमेंट, इन मैटर ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड पे करने में प्रेफरेंशियल राइट नहीं मिलेगा, या फिर रीपेमेंट ऑफ कैपिटल में नहीं मिलेगा। यानी कंपनी जब वाइंड अप होती है तो सबसे पहले किसको मिलता है? सबसे पहले आपके प्रेफरेंस शेयर्स को वालों को मिलेगा। ठीक है, इक्विटी शेयर वाले क्या है कि दे आर काइंड ऑफ कि पार्टनर्स हैं वो। ठीक है, सबसे आखिरी में, मतलब कि एकदम लॉस हुआ तो लॉस हुआ, हम लॉस झेलेंगे, और फायदा हुआ तो बहुत सारा फायदा हुआ, हम फायदा भी झेलेंगे। ठीक है, तो ये है आपके प्रेफरेंस शेयर्स में। ठीक है, उसके बाद रेट ऑफ डिविडेंड जो है इनका, जैसे कि उनका क्या था, प्रेफरेंस शेयर वालों का क्या था, हर साल एक फिक्स रेट, मतलब फिक्स हो गया कि भाई 5% मिलेगा, तो 5% हर साल मिलेगा चाहे कुछ हो जाए। लेकिन इनका रेट कौन रिकमेंड करता है? इनका रेट हर साल चेंज होता है एंड रिकमेंडेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। हर साल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो यहाँ पे क्या करते हैं, बताते हैं कि भाई इस साल इतना इतना मुनाफा हुआ है तो इनको इतना मिलना चाहिए, अगले साल जो है वो इतना इतना मुनाफा हुआ था तो इनको इतना मिलना चाहिए। तो हर साल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इसको रिकमेंड करते हैं रेट ऑफ डिविडेंड को। बात समझ में आई बेटा? अब इनके पास देखो रिस्क ले रहे हैं बंदे, है ना, रिस्क तो ले ही रहे हैं ना, क्योंकि भाई इतना मतलब इतना मेहनत कर रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं, तो इनको क्या है, इनके पास वोटिंग राइट्स होती है। प्रेफरेंस शेयर में होता है क्या? बताओ मुझे जरा, प्रेफरेंस शेयर में वोटिंग राइट्स होता है? तो एक कंडीशन में होता है, जब क्यूमुलेटिव 2 साल से ज्यादा हो जाए, है ना, 2 साल से ज्यादा क्यूमुलेटिव हो जाता है तो फिर वोटिंग राइट आ जाता है। लेकिन यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो है वो वोटिंग राइट होता है। ठीक है, इसके अलावा और क्या है? तो इनके जो राइट्स हैं, ये जो इक्विटी शेयर के जो राइट्स हैं, राइट्स ऑन डिविडेंड, मतलब पैसे लेने हैं हमको, इसके जो राइट्स हैं वो किस पे डिपेंड करता है? वो करता है डिविडेंड पॉलिसी पे। ठीक है, किस पे डिपेंड करता है? एक तो डिविडेंड पॉलिसी पे डिपेंड करता है, और दूसरा अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट पे डिपेंड करता है। यानी कि कोई ऐसा बिल्कुल प्राइमा फेसी मतलब एकदम राइट ही नहीं है कि भाई हमको तो इतना चाहिए ही चाहिए, ऐसा राइट नहीं है। ठीक है, तो अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे हैं। बात समझ में आ गई क्या है इक्विटी शेयर? चलिए, अब देखो अब कैसे है कि इशू ऑफ शेयर कैसे होता है। ठीक है, तो ये आपका इक्विटी शेयर हो गया। अब हम जानेंगे कि भाई इशू ऑफ शेयर्स कैसे होता है, तो आइए जानते हैं। इसको मैं एक एग्जांपल से आपको समझाती हूँ, तो आपको देखा लेमैन लैंग्वेज में ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो सबसे पहले इशू ऑफ शेयर्स जो है वो मतलब कैश का मैं बता रही हूँ आपको कि कैश में मतलब कैश के अलावा भी मैंने आपको बताया था कि मतलब और भी कंसिडरेशन हो सकते हैं। ठीक है, मार्केटिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर कैश में इशू ऑफ शेयर क्या होगा? तो सबसे पहले क्या होता है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन होता है। ठीक है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन, पहले समझ लो कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है। ठीक, कि कितना आप है मिनिमम, मतलब कितना आप जो शेयर है वो दे सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है बेटा, कोई भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, ठीक है, ठीक है, वो क्या कर सकती है, वो तब तक अलॉटमेंट नहीं कर सकती है, मतलब कैनॉट मेक अलॉटमेंट, कैनॉट मेक अलॉटमेंट। कब तक अलॉटमेंट नहीं कर सकती है? तब तक अलॉटमेंट नहीं कर सकती है अनलेस the amount of minimum subscription stated in prospectus, अभी क्या है मैं आपको अभी समझाती हूं। stated in prospectus has been subscribed। देखो क्या होता है कि शेयर जो है ना बेटा वो कोई चिप्स का पैकेट नहीं है
कि उसको हम दुकान में रख करके एक एक बांटते जाएंगे, ठीक है। पहले क्या होता है कि पहले नोटिस आते हैं कि भाई शेयर जो है वो आप बुक कर सकते हैं, तो उसमें क्या है कि बहुत सारे लोग बुक करते हैं, फिर हम उनको शेयर अलॉट करते हैं, ठीक है। तो कहा यह जा रहा है कि कोई भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी अलॉटमेंट तब तक नहीं कर सकती है, यानी कि सबको फिजिकल जो शेयर है या डिजिटल शेयर है वो तब तक नहीं दे सकती है जब तक कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो कि प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ है इनके, उतने लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा हो। मान लेते हैं कि कंपनी ने 1000 के शेयर इशू किए, ठीक है, और अगर प्रोस्पेक्टस में लिखा है कि 800 के शेयर सब्सक्राइब होने चाहिए, अब पता चला कि 600 के ही शेयर सब्सक्राइब हुए, 400 का किसी ने लिया ही नहीं है, किसी ने बुक ही नहीं किया है, तो उस केस में क्या वो अलॉटमेंट कर सकती है? तो द आंसर इज नो, वो अलॉटमेंट नहीं कर सकती है, ठीक है। समझ में आया? समझ में आया क्या है ये? तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन यही होता है बेटा कि जितना आपके प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ है कम से कम उतना तो सब्सक्राइब करवाना ही पड़ेगा। आई बात समझ में? चलिए आप देखो सेबी के अकॉर्डिंग, सेबी क्या है? लास्ट टाइम मैंने आपसे फुल फॉर्म पूछा था, क्या है सेबी का, ठीक है, अब किसी ने जवाब नहीं दिया, तो जवाब दीजिए सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सेबी के रूल्स के अकॉर्डिंग क्या है कि जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन है, ये जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन का रेट है जो कि प्रोस्पेक्टस में लिखा है, इसका भी तो कोई रूल रेगुलेशन होगा। ऐसे थोड़े अपने मन से लिख दिया कि भाई नहीं 1000 रुपए में 200 रुपए का सब्सक्रिप्शन है मिनिमम, तो भाई जाहिर सी बात है कि वहां पे तो फिर आप फायदे में है, बिल्कुल मनी है ना। तो सेबी ने बताया है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो है ना बेटा, मिनिमम सब्सक्रिप्शन शुड नॉट बी लेस देन, कम नहीं होना चाहिए, किससे? शुड नॉट बी लेस देन 90% ऑफ द ऑफर थ्रू ऑफर डॉक्यूमेंट, ठीक है। जो ऑफर डॉक्यूमेंट में आपने ऑफर किया है उसका कम से कम 90% होना चाहिए, ठीक है। बात समझ में आ गई? चलो अब हम थोड़ा प्रोसेस जानते हैं, ठीक है, उसके बाद मैं आपको सेक्शन 39 बताऊंगी कंपनीज एक्ट का, ठीक है। तो चलिए इसका थोड़ा सिस्टम जानते हैं। मान लेते हैं कि आपकी एक कंपनी है, ठीक है, एग्जांपल एक कि मान लेते हैं कि आपकी एक कंपनी है, उन्होंने 10,000 शेयर इशू किए, ठीक है, 10,000 शेयर इशू किए 100 रुपए ईच पे, ठीक है, 100 रुपए ईच पे आपने 10,000 शेयर इशू किए। अब ये जो 100 रुपए हैं पर शेयर का दाम है, तो कितना हो गया, मतलब कि 10 लाख रुपए हो गए, है ना, टोटल 10 लाख के शेयर्स आपने इशू किए। अब आपने कहा कि भैया आपको ये 100 रुपए एक साथ देने की जरूरत नहीं है, आप क्या कर सकते हैं, इसको 4 टुकड़ों में दे दो। कैसा करो? 4 टुकड़ों में दे दो। कैसे 4 टुकड़ों में दे दो? तो भैया आप एक काम करो, ऐसा करो कि पहले बार में आप मुझे दे दो 45 रुपए, ठीक है, सेकंड बार में आप दे दो मुझे 20 रुपए, कितने हो गए? 65 हो गए। फिर आप दे दो मुझे 30 रुपए, ठीक है, और उसके बाद फिर मतलब या 30 या 25 दे दो, बहुत कम हो जाएगा फिर, और फिर लास्ट में आप मुझे दे दो 10 रुपए, ठीक है, हो गया 45 65 70 80 90 100। हाँ, तो ये हमने क्या किया कि 4 टुकड़ों में उनको बोला कि भाई आप हमको पैसे दे दो, ठीक है। तो जो पहला पैसा है बेटा, जो पहला पैसा है उसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन मनी। बात समझ में आ गई? जो पहला इंस्टॉलमेंट है उसको हम क्या बोलेंगे? एप्लीकेशन मनी। जो दूसरा इंस्टॉलमेंट है उसको हम क्या बोलेंगे? अलॉटमेंट मनी। अलॉटमेंट मनी आया समझ में? जो तीसरा पैसा है उसको क्या बोलेंगे? फर्स्ट कॉल मनी, ठीक है। अगर पांचवा होता तो सेकंड कॉल थर्ड कॉल होता जाता, ठीक है, लेकिन जो आखिरी है, ठीक है, सेकंड होता, अगर इसके आगे भी होता तो सेकंड कॉल होता ये, पर आखिरी है तो इसको बोलेंगे फाइनल कॉल। बात समझ में आई? क्या क्या यहाँ पे मुद्दा है? बात समझ में आई? क्या मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ? यानी कि जो शेयर्स है बेटा उसके पैसे एक साथ नहीं लिए गए बल्कि सर्टेन इंस्टॉलमेंट्स में लिए गए। तो पहला इंस्टॉलमेंट होता है आपका एप्लीकेशन मनी, यानी कि आपने पहले बार एप्लीकेशन दिया है। दूसरा अलॉटमेंट है, तीसरा आपका फर्स्ट कॉल मनी है, और चौथा आपका फाइनल कॉल मनी है। बात समझ में आ गई? चलिए अब सेक्शन 39 पढ़ाती हूँ मैं आपको, सेक्शन 39 ऑफ द कंपनीज एक्ट, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट है बेटा, भले मतलब बहुत इजी आपको मैं करके कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको इजी करके पढ़ाऊं, ठीक है, पर ये सारे फैक्ट्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सेक्शन 39 ऑफ द कंपनीज एक्ट कहता है कि एप्लीकेशन वैल्यू जो होती है ना, जो एप्लीकेशन, अभी आपको एप्लीकेशन वैल्यू नहीं पता होती तो आपको समझ में नहीं आता, ये इसलिए मैंने बोला कि ये मैं थोड़ा बात पढ़ाऊंगी। एप्लीकेशन वैल्यू जो होती है मस्ट बी 5% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स, फेस वैल्यू ऑफ
शेयर्स, यानी कि जो पहला वाला मनी है ना, जो पहला वाला एप्लीकेशन मनी है वो इस शेयर का 5% होना चाहिए। ठीक है, 5% होना चाहिए, यानी कि ये 5 रुपए से कम नहीं होना चाहिए। बात समझ में आई कि ये जो एप्लीकेशन मनी है वो 5% से कम नहीं होना चाहिए। ये तो हो गया पहला कंडीशन। और दूसरा कंडीशन हो गया कि टोटल एप्लीकेशन मनी, ठीक है, टोटल एप्लीकेशन मनी जो है वो 25% से कम नहीं होना चाहिए, शुड बी नॉट लेस देन 25% ऑफ द प्राइस। ठीक है, कितना नहीं होना चाहिए, 25% से कम नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर आपके पास 10,000 रुपए आ रहे हैं एप्लीकेशन मनी में, तो कम से कम 2,500 रुपए जो है वो आपका, मतलब कि अगर आपने 10,000 के शेयर जो है वो बेचे हैं, 10,000 के शेयर आपने डाले हैं, तो वहां पे कम से कम आपके पास 2,500 एप्लीकेशन मनी में आ जाना चाहिए। यानी कि 25% से कम जो है वो टोटल एप्लीकेशन मनी नहीं होना चाहिए। ये बात यहाँ पे कही गई है। बात समझ में आ गई? कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम है बेटा तो बता दीजिए, क्योंकि बेटा ये जो है ना आप एकदम मतलब आराम से जब पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, इसीलिए इसको बहुत आराम से, बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। अब हम अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, वो इससे भी ज्यादा ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। वो है जर्नल एंट्रीज, यानी कि आपने जो शेयर इशू ऑफ शेयर्स है उसकी जर्नल एंट्री करनी है। ठीक है, जर्नल एंट्रीज ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। ठीक है, तो इशू ऑफ शेयर्स की आपको जर्नल एंट्री करनी है। चलिए करते हैं, आइए करते हैं जर्नल एंट्री। तो देखो सबसे पहले मतलब मैं एक एग्जांपल देती हूं आपको कि जिसमें मान लेते हैं कि एक कंपनी ने 10,000 शेयर्स इशू किए। ठीक है, 10,000 शेयर्स इशू किए, कितने रुपए पे? एट ₹100 ईच। ठीक है, मान लिया हमने, उसी हिसाब से फिर हम जर्नल एंट्री करेंगे। तो मान लिया कि 10,000 शेयर्स हुए एट ₹100 ईच। ठीक है, अब ये 100 रुपए को मैंने 3 इंस्टॉलमेंट में बांट दिया। ठीक, एक पहला है मेरा 30 रुपए का इंस्टॉलमेंट, जो कि मेरा क्या है? एप्लीकेशन मनी है। यही है ना, एप्लीकेशन मनी है। ठीक है, दूसरा जो है वो मेरा मान लिया 40 रुपए का है, जो कि मेरा अलॉटमेंट मनी है कि नहीं है? तो ये मेरा अलॉटमेंट मनी है। और जो तीसरा अमाउंट है वो फिर है मेरा 30 रुपए का, वो मान लिया मैंने कि मेरा फर्स्ट कॉल मनी है। ठीक है, इतने ही इंस्टॉलमेंट है इसमें। ठीक है, अगर इससे आगे होता तो फिर वो सेकंड कॉल होता, फाइनल कॉल होता। ठीक है, पर इसको अभी मैं छोटा इसलिए रख रही हूं क्योंकि आपको जर्नल एंट्री मुझे पूरी समझानी है। चलिए, तो ये समझ में आ गया आपको कि पहला 30 रुपए, दूसरा 40 रुपए, अगला फिर 30 रुपए। और कितने शेयर्स हैं? 10,000 शेयर्स हैं, यानी कि 10 लाख के शेयर्स आप इशू कर रहे हो मार्केट में। इतने में कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। चलिए अब आते हैं हम जर्नल एंट्रीज पे। जर्नल एंट्री में सबसे पहली एंट्री नंबर 1, एंट्री नंबर 1 करो। कैसे करेंगे? सबसे पहला है बेटा, आपने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट किया है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट किया है 30 रुपए ईच पे 10,000, है ना? तो टोटल कितने हो जाएंगे? 3 लाख रुपए हो जाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, क्योंकि बेटा बैंक से होते हैं सारे ट्रांजैक्शन, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अब देखो बहुत सारे, देखो यहाँ पे क्या हुआ कि बैंक में सबने डिपॉजिट किया है। ठीक है, और बहुत सारे लोगों ने डिपॉजिट किया है, मतलब एक आदमी ने तो सारे 10,000 शेयर खरीद नहीं लिए होंगे, बहुत सारे लोगों ने खरीदे होंगे, तो सबका अलग अलग अकाउंट तो हम बना नहीं सकते। तो हमने क्या किया कि एक कॉमन अकाउंट बना दिया, दैट इज योर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ये जो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट है ये ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द शेयर होल्डर्स, ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द एप्लीकेंट, जितने भी एप्लीकेंट्स है ना वो सब, जितना जितना मतलब किसी ने हो सकता है कि 30 रुपए का शेयर है, 30 रुपए पहला इंस्टॉलमेंट है, किसी ने 10 लिए तो 300 रुपए हुआ, किसी ने और लिए, ऐसे करते करते मतलब कि जितने भी एप्लीकेंट्स है सबका एक कॉमन अकाउंट हमने बना दिया, दैट इज योर, तो बैंक अकाउंट 3 लाख डेबिट, है ना, 3 लाख डेबिट होगा यहां से। ठीक है, टू आपका शेयर कैपिटल, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, 3 लाख। पहली एंट्री समझ में आ गई क्या है? समझ में आ गई फर्स्ट एंट्री क्या होगी हमारी। ठीक है, तो बैंक से शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में पहली एंट्री है। चलिए अब दूसरा देखो क्या होता है ना, अब एंट्री नंबर 2 पे आते हैं। देखो क्या होता है ना कि जैसे कि मान लेते कोई कंपनी शेयर देती है। ठीक है, तो शेयर जब देती है ना, तो मान ले 1,000 शेयर है। ठीक है, तो 1,000 शेयर अगर है तो कोई जरूरी नहीं है बेटा कि 1,000 शेयर है तो 1,000 ही एप्लीकेशन है। ऐसा भी हो सकता है कि 1,200 लोगों ने एप्लीकेंट हो गए, लेकिन शेयर तो उतने ही है ना, शेयर तो उतने ही है। तो उस समय पे कंपनी या तो उनको शेयर नहीं देगी, ठीक है, या तो फिर उनको क्या करेगी कि उनको मतलब मोस्ट ऑफ द चांस है कि शेयर वैल्यू नहीं देगी। ठीक है, या फिर एट प्रीमियम शेयर इशू कर देती है। ठीक, तो
उसकी मतलब शेयर की वैल्यू कम करके मोर नंबर ऑफ शेयर इशू कर देती है। तो वो डिपेंड करता है कंपनी की पॉलिसी पे। लेकिन जनरली मैं बात ये आपको ये बताना चाहती हूँ कि बैंक अकाउंट जो है वो मतलब कि जितने लोगों ने एप्लीकेंट हैं वो कोई जरूरी नहीं है कि सबको शेयर मिल ही जाएगा, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक। तो अब क्या किया इन्होंने कि स्क्रूटनाइज किया कि भाई कितने लोगों ने एप्लीकेंट है, कितने एप्लीकेंट है। तो अगली जो हमारी एंट्री हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, अगर जो एक्स्ट्रा है तो हो सकता है उनको रिटर्न कर दिया जाए पैसे, है ना, क्योंकि हमने अपनी एंट्री कितने पे बनाई है, 3 लाख पे, क्योंकि हम मैक्सिमम कितना इशू कर सकते हैं, कितना ले सकते हैं, 3 लाख ही ले सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं ले सकते। तो अगला जो हमारा एंट्री हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, शेयर एप्लीकेशन अमाउंट डेबिट, ठीक है। क्योंकि अब ये शेयर एप्लीकेशन था अभी तक, लेकिन अब ये क्या होगा, कैपिटल हो जाएगा, क्योंकि अब हम इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब हम क्या करें, अभी तक ये 3 लाख जो है एप्लीकेंट्स हैं, ठीक है, 3 लाख रुपए एप्लीकेंट से आए, लेकिन हमने उनको शेयर दिया थोड़े ना है, लेकिन अब हम उनको शेयर इशू करने वाले हैं, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा हमारा, देखो, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो यहां पे हो गया आपका 3 लाख रुपए, ठीक है, यहां पे भी हो गया आपका 3 लाख रुपए। अब ये 2 एंट्रीज क्यों की है बेटा, 2 एंट्रीज क्यों की है, मैं डायरेक्टली लिख सकती थी बैंक अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, है ना। ये शेयर एप्लीकेशन 2 बार किया है, क्यों किया है, क्योंकि देखो हो सकता है एप्लीकेशन का डेट अलग हो सकता है कि शेयर इशू करने का डेट अलग होता है ना ऐसा, कि एप्लीकेशन हो सकता है कि आपने 5 तारीख को दिया, शेयर इशू आपको 10 तारीख को हुआ, तो इसीलिए अलग एंट्री बनाना जरूरी होता है। ये दोनों कैंसिल ही हो गए टोटल, मतलब जो मेन एंट्री हुई वो यही हुई, बैंक अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। लेकिन क्योंकि सब्सक्राइबर जो लोग ने अप्लाई किया है और जिनको शेयर मिला है, उस चीज को बाइफिकेट करने के लिए हमने ये चीज मेंशन की है। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत है यहां तक। अब देखिए, ये हमारा एप्लीकेशन मनी का जो है आपका जो ये है वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम जो अगला एंट्री करेंगे वो हम अलॉटमेंट मनी का करेंगे, ठीक है। हमने एप्लीकेशन मनी का कर दिया, अब हम अलॉटमेंट मनी की एंट्री करेंगे। तो चलिए एंट्री 3 पे आते हैं। एंट्री नंबर 3 क्या कह रहा है बेटा, एंट्री नंबर 3 आपको कह रहा है कि शेयर अलॉटमेंट हुआ, मतलब अब शेयर अलॉटमेंट के पैसे लेंगे हम, अब मतलब अब हम सेकंड इंस्टॉलमेंट लेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये भी क्या हो रहा है, हमारे पास कैपिटल आ रहा है ना, तो टू शेयर कैपिटल कितना, 40 रुपए पर शेयर था ना, तो 10,000 शेयर का कितना हो जाएगा, 4 लाख हो जाएगा। यानी कि यहां पे हम लिख देंगे कितना, 4 लाख रुपए, ठीक है। तो कितना हो गया हमारा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। यहां पे बात समझ में आ गई, यहां पे कोई दिक्कत है, ठीक है। अब ये पैसा जो शेयर कैपिटल है वो किसमें आया है, वो आपका किसमें आया है, बैंक में आया है ना, किसमें आया है, बैंक में आया है। तो हम अगली एंट्री क्या करेंगे बेटा, बैंक अकाउंट। देखो अब क्या है कि जब आपने ये, अब देखो अब कहोगे कि मैम ये 2 एंट्री क्यों की, तो ये वाली एंट्री हमने कब करी है बेटा, जब हमने नोटिस इशू किया, जब हमने नोटिस इशू किया कि भाई सेकंड इंस्टॉलमेंट दे दो, सेकेंड इंस्टॉलमेंट, यानी कि आप अपना जो वो मनी है, जो अलॉटमेंट मनी है वो दे दो, उस दिन हमने ये वाली एंट्री की। जिस दिन पैसे आ गए, कहां आए होंगे, बैंक अकाउंट में आए होंगे, तो हम क्या करेंगे एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट कितना भाई, 4 लाख रुपए टू शेयर कैपिटल, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है, कितने, 4 लाख रुपए। बात समझ में आ गई, ये किस दिन की एंट्री है, जिस दिन मनी आ गया, जिस दिन मनी आ गया वो आपकी एंट्री हो गई। तो यहां पे भी देखो शेयर अलॉटमेंट, ठीक है, शेयर अलॉटमेंट कैंसिल हो गया, टोटली यही है, बैंक अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। लेकिन क्योंकि दोनों के डेट्स अलग है, नोटिस का और मनी का डेट अलग है, तो यहां भी 2 एंट्री होंगी, ठीक है। तो एक तो आपकी हो गई किसकी, बैंक अकाउंट की एंट्री, ठीक है, जिस दिन आपने क्या किया कि आपने एप्लीकेंट्स लिए, ठीक है, तो उस दिन आपकी पहली एंट्री हो गई। एंट्री 2 कब हुई, जब आपने फाइनली शेयर को अलॉट किया, मतलब शेयर दे दिया, आपने डिसाइड कर लिया कि हाँ भाई इसको शेयर देना है। थर्ड जो सेकंड इंस्टॉलमेंट का नोटिस हुआ, तो थर्ड एंट्री हुई आपकी। एंट्री फोर्थ कब हुई, जब आपने आपके पैसे आ गए सेकंड इंस्टॉलमेंट के। अब आते हैं हम एंट्री 5 पे। एंट्री 5 कब होगी बेटा, जब हम फर्स्ट कॉल के लिए नोटिस करेंगे, जब हम क्या करेंगे, फर्स्ट कॉल के लिए नोटिस करेंगे, ठीक है। अब यहां भी वही होगा, फर्स्ट कॉल के लिए जब नोटिस करेंगे तब क्या होगा, तब होगा शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, है ना। अभी क्या था, एक अलॉटमेंट था, अब क्या है, फर्स्ट कॉल अकाउंट है, ठीक है। डेबिट, अभी अंतिम में क्या है, 30 रुपए है, 30 रुपए का 10,000 यानी 3 लाख रुपए, तो 3 लाख टू वही शेयर कैपिटल, सेम वैसे ही बनता जाएगा, है ना। एक बार आपने सीख लिया कैसे होता है, तो उसके बाद फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है। शेयर कैपिटल कितना, 3 लाख रुपए, ठीक है। उसके बाद फिर जिस दिन, ये तो नोटिस वाले दिन की है, ये कथा कब की है, नोटिस वाले दिन की। अब जिस दिन पैसे आ जाएंगे तो आप क्या करोगे, बैंक अकाउंट,
देखो जैसे यहाँ पे हुआ था ना वैसे ही, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, यहाँ पे अलॉटमेंट था, यहाँ पे फर्स्ट कॉल हो जाएगा, फर्स्ट कॉल अकाउंट, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आपका 3 लाख 3 लाख। बात समझ में आई कैसे एंट्री हुई, कैसे एंट्री हुई बात समझ में आई। एंट्री 1 में हमने किसके लिए किया, दो एंट्री हमने करी, किसके लिए भाई, तो हमने शेयर एप्लीकेशन के लिए करी, ठीक है। 2 एंट्री हमने अलॉटमेंट की करी, 2 एंट्री हमने फर्स्ट कॉल की करी। अगर सेकंड कॉल होता तो सेम ऐसा ही होता, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और फिर बैंक अकाउंट टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट, ठीक है। तो ऐसे ही हमको एंट्री करनी होती है जब भी हम शेयर कैपिटल का अकाउंट करते हैं। बात समझ में आ गई बेटा, कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है? अगर प्रॉब्लम है तो आप हम में से फीडबैक सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। अब कुछ टॉपिक्स और आपके प्रेफरेंस शेयर में बचे हुए हैं। एक है सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, ठीक है, डेफिनेशन है, थ्योरी पार्ट है, ठीक है। उसके बाद कॉल इन एरियर्स क्या होता है, कॉल इन एडवांस क्या होता है, फोर फीचर क्या होता है, एंड देन विल कम टू डिबेंचर्स, ठीक है। तो मतलब मेजर टॉपिक हम बहुत जल्दी अब खत्म करते जा रहे हैं। अगर कोई क्वेरी हो रही है बेटा, फीडबैक सेक्शन में बिल्कुल आराम से पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं या आपको हमारा ये एफर्ट अच्छा लग रहा है तो आप हमें फीडबैक सेक्शन में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले सेशन में, टिल देन बाय बाय।